हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 10th क्लास हिंदी बुक का लेसन 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह पाठ क्या है? एक निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह लिखा गया निबंध है। इस निबंध में जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो अत्यंत सहज शैली में हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास की गाथा को उद्घाटित करने का कोशिश किए हैं। तो आज हम सभी लोग इस पाठ को समझेंगे। कहा जा रहा है बच्चे कभी कभी, यहाँ बच्चे होगा, ठीक ना, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की तरह फिर छूटते ही सेंध पर जारी। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। यानी यहाँ पहले लेखक हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेटी जो है मेरे से प्रश्न पूछ देती है कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, और हर 2-3 दिन रोज पे काट देने के बावजूद भी ये बढ़ते हैं। तो उसकी तुलना यहाँ लेखक हजारी प्रसाद कहते हैं कि जैसे कोई चोर या अपराधी है, उसको दंड दिया जाता है, तो उसी प्रकार ये भी मतलब दंड को स्वीकार कर लेता है। यानी दंड यानी कि अपने नाखून को काटा जाता है तो अपने दंड को स्वीकार कर लेता है नाखून, लेकिन फिर छूटने के बाद कोई अपराधी जैसे जेल से छूटता है, जेल से छूटता है तो फिर अपराध करता है ना। तो उसी तरीके से कहा गया कि जब ये दंड सह लिया तो दंड सहने के बाद फिर ये जो है एक अपराधी की तरह जो है वही काम करने लगता है, अर्थात फिर से नाखून बढ़ने लगता है। लेकिन ये बेहया क्यों है? तो लेखक ऐसा बता रहे हैं कि आज से हम लोग जब मानव सभ्यता का उदय हुआ था तो हम जंगली मानुष थे, जंगली वन मानुष की तरह थे, और हमारे नाखून जो है रहते थे क्योंकि उन नाखूनों से हम अपनी रक्षा करते थे। अपने अस्त्र के रूप में जो उसका हम लोग प्रयोग करते थे। दांत भी था, लेकिन हम लोग सबसे पहले नाखून का ही इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि उस उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मतलब ये कहा गया कि पहले के समय के मानव सभ्यता के लोग जो है, जो नाखून बड़े बड़े होते थे तो वो अस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन उसके बाद जो है जब हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ जब प्रतिद्वंदिता कंपटीशन होने लगा तो हम धीरे धीरे बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे अपनी रक्षा के लिए। जैसे पत्थर हो गया, ढेला हो गया, पेड़ की डालें हो गई या हड्डियां हो गई, उनका हम लोग क्या करते थे, हथियार बनाते थे नाखून के बाद, नाखून को छोड़ करके। और फिर कहा जा रहा है कि इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का ब्रज और दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा के इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आय के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। ये हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं नाखून के माध्यम से जो है हमारे इतिहास को वो बताना चाह रहे हैं
कि मतलब कि हमने नाखून से जो शुरुआत किया, नाखून हमारे अस्त्र शस्त्र का अंग होता था, उसके बाद हमने बाहरी चीजों पत्थरों का, ढेलों का, हड्डियों का उपयोग किया। फिर दधीची मुनि जैसे उनके हड्डियों का हमने अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। फिर मानव जब आगे बढ़ा तो उसने लोहे के अस्त्र शस्त्र को बनाया। फिर देवताओं के राजा तक जो मनुष्य लोग थे उनकी सहायता करते थे अस्त्र शस्त्र लोहे के शस्त्र से ही। और शुरू के पास जो है लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं होते थे, लेकिन उनके पास घोड़े भी नहीं थे। आर्य लोग को कहा गया इन लेखक के द्वारा कि इनके पास जो है सब चीजें थी, आर्य इसीलिए विजय हो रहे थे। तो ये हमारे इतिहास थी। तो यानी यहाँ पे हमारे जो लेखक हैं वो हमारे इतिहास को जो है प्रतिबिंबित कर रहे हैं, हमारे इतिहास को वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं आगे कि नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, कमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है यह उसको मालूम है। नखधर मनुष्य जो है उनको कहा जा रहा है कि अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंत लंबी जीव हो जो पशुओं के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हैं। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि हमने युद्ध लड़ा, युद्ध में जीता, अस्त्र शस्त्र से युद्ध लड़ा, आर्य लोग जो है युद्ध लड़े, जीते, और हमने गंधर्व पे, असुर पे, राक्षस पे, यक्ष पे, सभी पे जो है अस्त्र शस्त्र, लोहे के अस्त्र शस्त्र से विजय प्राप्त किया, बाजी मार लिया। तो हम लोग आगे बढ़ गए। जब इतिहास और आगे बढ़ता है तो हमने क्या किया कि इसके जगह पे लोहे के अस्त्र शस्त्र के जगह पे बम का प्रयोग किया, कारतूसों का प्रयोग किया, वायुयानों का प्रयोग किया, इसके सहारे हमने युद्ध लड़ा। और मनुष्य आज के डेट में अब क्या कर रहा है कि एटम बम, नई नई परमाणु बम, एटम बम, इस सब का प्रयोग कर रहा है। यानी हमारा मतलब कि सभ्यता जहाँ से शुरू हुआ वहां से लेकर के आज हम लोग कितना परिवर्तित हो चुके हैं, कितना बदल चुके हैं। लेकिन हमारे जो नाखून है वही का वही है। अभी भी नाखून हमारे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, हम उसको काटते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि नाखून हमारा जो ये पहले का अस्त्र था वो उसको आज भुलाया नहीं गया है, भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे भीतर आज भी एक अस्त्र के भांति विद्यमान है। और हमें ये याद दिलाया जाता है कि हम लाखों वर्ष पहले जो है नख दंतकों वाले जीव थे जो पशुओं के साथ हम लोग भी विचरण करते थे। उसके बाद कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि ततः किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि आज अगर नाखून बढ़ जाता है और लोग न काटते हैं नाखून को, तो या मतलब कि कोई बड़े व्यक्ति अगर छोटे बच्चे नाखून नहीं काटता है तो उसको डांटते हैं। लेकिन हमारे लिए लेखक जो है कल्पना करवा रहे हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले हम लोग अगर कल्पना करेंगे तो उस समय अगर किसी का नाखून कट जाता था तो वहां पे लोग डांटते थे कि तुम्हारा नाखून क्यों कट गया, नाखून नहीं काटना चाहिए था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि नाखून को काटने के लिए लोग डांटते हैं। आगे कहा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, लेकिन प्रकृति है कि अब भी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। मतलब प्रकृति जो है नाखून को हमें दी है, नाखून जो अस्त्र हमको दी है, आज भी नाखून बढ़ते जा रहा है, लेकिन मनुष्य जो उसको काटते जाता है। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असह्य है। बर्बर युग मतलब पहले का युग। यानी यहाँ कहा गया कि ईश्वर जो हमको नाखून हमारे अंदर जिलाए हुए है, लेकिन हम उसको काटते जा रहे हैं। तो हम कमबख्त लोग जो है अपने मतलब कि आज के युग के जो शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हो गए वो हमको मिल चुका है। इस वजह से हम अपने अंदर के जो ये पहले के सभ्यता के जो अस्त्र था उसको हम भुलाए जा रहे हैं। ठीक हमारे जो पहले का युग था उसके अवशेष को हम लोग मतलब कि आज के समय में अपनाना जो है असह्य मानने लगे हैं। और इस पे भी लेखक कहते हैं कि लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जी जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है।
लेखक कह रहे हैं कि नाखून को हम बार बार काट रहे हैं, ठीक है, हमारी बर्बरता तो कम कहाँ हुई है, नाखून काट देंगे तो इससे तो हमारा मतलब कि जुल्म करना किसी पे कम थोड़े हुआ है। देखा जाएगा इतिहास में तो जो हिरोशिमा जापान का हिरोशिमा जो था, वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, हत्याकांड हुआ था, वो थोड़े भुलाया जा सकता है। वहाँ भी तो मनुष्यों ने गलतियाँ की, अब हम एटम बम गिराए, ठीक। इसके बाद फिर लेखक कहते हैं कि यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराशा हो जाता हूँ या निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मतलब हमारे नाखून से लेखक ये बता रहे हैं कि हम नाखून को जितना बार काट देते हैं वो फिर से बड़ा होता है, तो उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो पशुता का भावना है वो कितना भी काट दो, कितना भी उसको मना कर दो, वो वही चीज करते रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्रकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको स्किथम मोम और अलपतक यानी आलता से यंत्र पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस समय क्या होता था कि मनुष्य तो मतलब अपने अंदर पशुता को मार नहीं रहा है, लेकिन हम नाखून जो है, नाखून को आज से कुछ हजार साल पहले जो है नाखून जो है विनोद का के उपयोग में लाया जाने लगा। नाखून को लोग क्या करने लगे, भारतवासी लोग, कि उसको संवारने लगे जम करके। जैसे नाखून कोई त्रिकोण टाइप का काट दिया, कोई चंद्राकार का काट दिया, कोई दंतुल दंतुल यानी दांत आकार का काट दिया, और इस पे आलता लगाना, तो इसको मोम लगाना, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रचलित कर दिए कि हमारा नाखून क्या रहे, चिकना रहे, चिकना हो जाए। उसी तरह कहा जा रहा है कि गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्मक लोग छोटे नखों को। गोंड देश यानी कि बड़े देश को लोग को कहा जा रहा है कि ये लोग जो है मतलब कि बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, और जो दक्षिण दक्षिण के लोग थे वो सब छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। उसी बात कहा जा रहा है कि अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त को की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे प्रवृत्ति अनायास ही और शरीर के अनजाने में ही अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसके उससे या उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात प्रवृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। यहाँ मतलब स्मृतियों से या अनजान स्मृतियों से, सहज स्मृतियों से हमारे बारे में ये बताया गया कि जैसे नाखून बढ़ रहा है तो वैसे ही हमारे शरीर के बाल हो गए, हमारे दांत हो गए, या हमारे मतलब कि नाखून होंगे, सभी जो है बढ़ते जाते हैं। पलक जो है, पलक जो गिरते उठते हैं, तो ये सभी जो है हमारी प्रवृत्ति स्मृतियों की तरह जो है बताई गई है। इसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली प्रवृत्तियों को के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या उसे इतना भी नहीं पता या पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा होने की जो सहजता वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है, और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए तो वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है। मतलब ये नाखून को कहा जा रहा है कि लोग सोचते हैं अपनी प्रवृत्ति ये कि नाखून जो अस्त्र है तो उसको बढ़ाएंगे तो वो पशुत्व का हमारे अंदर चिन्ह भीतर रहेगा, लेकिन उसको हम छोड़ देंगे, उसको काट देंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा कि जो मनुष्यता है उसको हम लोग देखे जाएंगे। तो इसलिए मतलब कि लोग जो है नाखून को
काटते हैं उसको वैसे बढ़ा हुआ नहीं छोड़ते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं कि मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या मनुष्यता की ओर, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। मतलब लेखक जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा मन पूछ रहा है कि जो हमारे मनुष्य लोग हैं वो किस ओर बढ़ रहे हैं, मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं कि पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मैंने निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से भी प्रश्न किया है। मतलब मेरी जो बेटी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है, मेरी बालिका, वो यहाँ के निर्बुद्ध जो जाति के लोगों से ही की है। ठीक, उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, तो यह हमारी पशुता की निशानी है। जैसे ये लेखक जो है दोनों व्यंग बता रहे हैं कि मतलब कि हमारे नाखून बढ़ रहे हैं तो ये हमारे पशुता के अवशेष है, कि मतलब हमारे अंदर पशुता की भावना है, और हम आज के समय में, आज के युग में अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहे हैं, तो ये भी हमारी पशुता की ही निशानी है। दोनों हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्याग्रह होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी भी अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी के अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस की अधीनता क्यों नहीं कह सका, इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो अंग्रेजी भाषा में पत्र इंडिपेंडेंस लिखा गया, घोषणा किया गया, तो देसी भाषा में हमारे इस पत्र में क्या लिखा गया, स्वाधीनता लिखा गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसको इंडिपेंडेंस लिखा गया। तो इंडिपेंडेंस का लेखक अर्थ कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस का अर्थ होगा अनधीनता यानी अधीनता का अभाव, और स्वाधीनता का अर्थ दिया कि अधीन रहना। लेकिन हमारे लोग जो है अंग्रेजी भाषा में इंडिपेंडेंस ना कह करके मतलब वो सेल्फ डिफेंस कहते थे। और हम ये सोचते हैं, लेखक बता रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी में जो यह इंडिपेंडेंस अनुवादित भाषा लिखा गया, इसका प्रयोग न करके हम लोग आज़ादी के नामकरण के लिए कई भाषाओं का प्रयोग किए, जैसे स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, स्व का बंधन, ये ज़्यादा हम लोग स्व का प्रयोग किए। तो ये क्यों किए, इसका प्रयोग करने का हमारा कारण क्या था, तो इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे लेखक कहते हैं कि यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजता प्रवृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश के या इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारे अस्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से भी विचारा गया है। हम कई नौसिखिए नहीं हुए हैं, हम कोई नौसिखिए नहीं हुए जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर रक्षित छोड़ दिए गए। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तरदायित्व या उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त को आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधनों को आसानी से छोड़ नहीं सकता। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि जो हमारा मतलब कि संयोग है कि हम मतलब कि स्वाधीनता का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्राणी लोग हैं वो समस्याएं जन्म ले रही है नाना प्रकार की, कई प्रकार की, लेकिन उन समस्याओं को हम लोग छोड़ करके अपनी स्वाधीनता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अपने उलझनों की मात्रा बढ़ चुकी है, भले इस समय में हमारी समस्याएं बहुत अधिक हो चुकी है, लेकिन हमने क्या किया कि स्वाधीनता की ओर सोचा, स्वाधीनता को ही सोचा और दीर्घकालीन रूप से जो हमने संस्कारों को पाया। ठीक, उसके बाद लेखक कहते हैं कि
अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही होता है। मतलब लेखक ये भी कह रहे हैं कि हम पुराना चीज ठीक है, पुराना से हम मिल करके नहीं रहे, पुराना के साथ चिपट करके नहीं रहे, लेकिन पुराने का जो मुंह है उसको तो हम याद रखें, उसके वांछनीय को तो याद रखें। मेरे मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये बात उन्होंने सही कहा था कालिदास ने, कि मतलब कि हमें चाहिए कि हम अपने पुरानी चीज़ों को तो ठीक है चिपट करके नहीं रखें, पूरा पुरानी चीज़ों को ही नहीं करें, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए सही है, तो उन पुरानी चीज़ों को हम अपनाते रहें। तो वही कालिदास बोलते हैं कि सभी पुराने जो है अच्छे नहीं होते हैं, मतलब सभी पुराना चीज जो है अच्छा नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ मैं भी कि सब पुराना चीज अच्छा ही होगा, पुराना अच्छा नहीं होगा, लेकिन खराब भी नहीं होता है। तो वही कहते हैं कालिदास कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, और सभी नए जो है वो भी खराब नहीं होगा, कुछ उसमें से नई चीजें भी अच्छी होती है। तो वही लिख करके हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं कालिदास के पंक्तियों को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हमें समझना चाहिए पुरानी चीजों को। भला भला लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं। और ये कहा गया कि कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो इनमें से जो भले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हित के लिए जो किसी एक को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, समझदार लोग नहीं है, वो सब किसी दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमें पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। फिर उसके बाद आगे कहते हैं कि जातियां इस देश में अनेक आई है। हमारे देश में, भारत देश में जातियां अनेक है, लड़ती झपड़ती ही रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। लेखक ये कह रहे हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार की जातियां आ चुकी हैं, नई नई प्रकार की, लेकिन आज ये लड़ती झगड़ती हुई प्रेम पूर्वक आज एक ही जगह जब बस गई है। ठीक, इस सभ्यता में जो है न कई प्रकार की सीढ़ियों पर खड़ी हो चुकी है, नाना प्रकार की सभ्यता में सही सीढ़ियां खड़ी हो चुकी है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों को, समस्त जातियों को एक समान आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से मित्र है, उसके संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंके को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकियों को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानते हैं। यह किसी भी जाति का, वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और क्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म बताया गया है। मतलब ये कहा गया है कि आपस में लोग लड़ते हैं, पशुता से भिन्न है, मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ते हैं तो गलत आचरण को देख करके, ठीक, गलत बातों को देख करके, गलत वचनों को, इस पे वो लोग लड़ते हैं आपस में लोग। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि एततीय विदंत श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज्य सत्य क्रोध एवच। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ दे रहा है कि अत्यंत इस निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही कि वह उसके दुख सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का
मूल उत्सव यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गए हैं। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। इसके बाद कहा गया है कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतुरण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उस श्रृंखलता पर उस मनुष्य पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े नेताओं से कहते हैं या मनुष्य सुखी कैसे होगा मिलेगा या सुखी कैसे मिलेगा, तो बड़े बड़े नेता हमसे बोलते हैं कि वस्तु का कमी है हमारे पास, मशीन का कमी, उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, धन को बढ़ाना चाहिए ताकि तब हम खुश रह पाएंगे। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हमें खुश रहने के लिए जो हम अपने भीतरी मन के भीतर को जो झूठी बातें हो गई, क्रोध हो गया, द्वेष हो गया, इस सबको कष्ट सहन को करें, द्वेष को क्रोध को दूर करें, उसको मिथ्या चीजों को हटाएं, प्रेम का भावना रखें, तब हमारे जो मतलब कि सुख है वो मिल सकता है। लेकिन सभी लोग इसके बाद कुछ सहमत नहीं है। उसे गोली मार दी गई। किसे? उस बूढ़े को। कि बूढ़ा व्यक्ति ये बोला तो उसको गोली मार दिया गया। कि सच कोई नहीं सुनना चाहता है, सच सबको कड़वा लगता है और सच बोल दिया जाएगा तो सबको दुख लग जाएगा। तो वही बूढ़ा व्यक्ति सच बोला तो उसको गोली मार दिया गया। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचा हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई के बैठकर मनुष्य के वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। तो वही बूढ़ा व्यक्ति कितना सोच समझ करके जो मनुष्य के वास्तविक चरित्र के बारे में उसने बताया था। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। मतलब जैसे हमारा पूंछ था पहले के समय में और धीरे धीरे जब हम बढ़ते गए सभ्यता में पूंछ खत्म होते चला गया, तब ऐसे ही हमारे नाखून को कहा जा रहा है कि ये भी जब हमारे अंदर की पशुता खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। शायद उस दिन वह मानवशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से अपना आदर्श गृहस्थ जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य की सर्वधर्म है। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि मनुष्य के जो अस्त्र शस्त्र का बढ़ने का बात हो गया, निशाना का बात हो गया, तो ये मनुष्य के मनुष्य का जो मनुष्यत्व है उसको तकाजा करना, उसको मापने का है कि अगर हमारे अंदर मतलब कि किसी के प्रति द्वेष, घृणा, हिंसा का भाव है तो वह हमारे पशुत्व का द्योतक है। लेकिन हम किसी में सन्मयता रखें, दूसरे के मनोभाव का आदर करें, सम्मान करें तो हमारा सर्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास के तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। इसके बाद आगे कहते हैं लेखक की सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मानवशास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में ही मैत्री है, त्याग में है, उन अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। मतलब कि मनुष्य को जो है नाखून बढ़ना ये मतलब कि नहीं है कि आप कष्ट सह रहे हैं या आप ये गलती कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कि वो उसके चरितार्थ की ओर लेके जाती है। और अंत में लेखक कहते हैं कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। तो हम लोग जो तो कहते हैं लेखक कि जो नाखून है वो बढ़ रहा है तो बढ़ते रहे, उसमें कोई मतलब कि कमी नहीं होगी। लेकिन जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य जो है इसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको हम काटते रहेंगे। तो ये हमारा पाठ था नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को उजागर किया और हमें बताया। आई होप आप सभी लोगों को
यह अर्थ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।